थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड से स्वीडन पहुंचे हैं। स्वीडन में मोदी का रॉयल वेलकम हुआ। स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के प्लेन को एस्कॉर्ट भी किया। आज स्वीडन की सबसे बड़ी हेडलाइन मोदी है। स्वीडन में सबसे ज्यादा चर्चा मोदी के दौरे की हो रही है। स्वीडन में मोदी बड़ी डील करने वाले हैं। स्वीडन जाने से पहले नीदरलैंड में आज मोदी ने भारत के भविष्य वाली डील की। आज जो चैलेंज हिंदुस्तान के सामने खड़े हैं वो फ्यूचर में दोबारा की देश के लिए चुनौती नहीं बनेंगे। नरेंद्र मोदी ने फ्यूचर प्लान बना लिया है। पांच देश, 6 दिन, 144 घंटे और भारत के भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी। मोदी विदेश दौरे पर क्यों गए हैं, क्या करने गए हैं? ऐसी लाइनों से कांग्रेस प्रधानमंत्री को टारगेट करने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस जितने सवाल उठा रही है उसके जवाब सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही चुभेंगे। एक वक्त था जब जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती थी, लेकिन अब दुनिया में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ तेल, एआई, सेमीकंडक्टर, एनर्जी और तकनीक की जरूरत पड़ गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इसी मिशन पर लगे हुए हैं। यूएई का दौरा पूरा हो चुका है, नीदरलैंड टूर भी पूरा हो चुका है। अब स्वीडन की बारी है, उसके बाद नॉर्वे और इटली प्रधानमंत्री जाएंगे। नीदरलैंड एक छोटा सा देश है। जियोपॉलिटिक्स में नीदरलैंड की कोई खास अहमियत भी नहीं है। मोदी से पहले बायलैटरल मीटिंग के लिए सिर्फ राजीव गांधी गए थे, लेकिन मोदी का यह नीदरलैंड का दूसरा दौरा है और नीदरलैंड में हलचल बहुत तेज है। Leider van een van de grootste landen op deze aarde, 1,4 miljard mensen. Hebben we het überhaupt al gezegd? De Indiase premier is dit. Een van de aarde inmiddels, hè, die ook heel erg groeit. Dus daar is heel veel gewoon aan zakelijke belangen ook te ontdekken voor Nederland. We hebben al goede relatie met India, maar hij komt naar ons toe om met het Nederlands bedrijfsleven te praten. Ja, we kijken oneindig veel naar Trump en naar Amerika. Ja. Soms denk ik wel eens, laten we nou eens wat meer naar Europa kijken en naar de rest van de wereld. De rest van de wereld is heel groot. Het gekke is dat China is heel hard gegroeid, als ik die vergelijking maak. En is nu dus aan het haperen, vandaar de vredespijt met Trump. Maar India die groeit eigenlijk heel gestaag, stilletjes op de achtergrond, want ze zijn niet zo zichtbaar, ook niet in de rest van de wereld. India is, ik zei al, heel bescheiden en stilletjes, maar is wel heel krachtig aan het groeien. En dan wil je toch eigenlijk ook weten wie zijn vrienden en vijand. Nou, Nederland is te klein geopolitiek om een bedreiging te zijn. Maar ze zitten wel traditioneel in een rivaliteit met China. नीदरलैंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी का खुद आना बहुत बड़ी बात है। नीदरलैंड की अहमियत उसके यूरोपियन संघ के सदस्य होने पर है। नीदरलैंड में बड़े देशों के बड़े लीडर बहुत कम आते हैं। 2014 में आखिरी बार यूएस राष्ट्रपति ओबामा द्विपक्षीय बैठक के लिए नीदरलैंड आए थे। आखिरी बार 2014 में चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग नीदरलैंड गए थे। 2013 में आखिरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन वहां गए थे। 2017 में नरेंद्र मोदी आखिरी बार नीदरलैंड गए थे। करीब 9 साल के बाद यूरोप के अलावा कोई बड़ा लीडर नीदरलैंड पहुंचा है। नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए नीदरलैंड में भव्य तैयारियां की गई थी। एक्सेलेंसी, मेरा और मेरे डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लगभग 1 दशक बाद नीदरलैंड की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है।
पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड पार्टनरशिप ने उल्लेखनीय प्रगति की है। एक्सेलेंसी, हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। जब बड़े देश का बड़ा लीडर खुद आता है तो भरोसा भी बड़ा होता है। अब सवाल, आखिर मोदी क्यों नीदरलैंड गए? मोदी नीदरलैंड में भारत का भविष्य सुरक्षित करने गए थे। नीदरलैंड में मोदी को वो दिखा है जो भविष्य में हिंदुस्तान को कई क्राइसिस से बचाएगा। जहां पर मोदी खड़े हैं, ये नीदरलैंड का सबसे बड़ा डैम है। ये 32 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक समुद्री बांध और कॉजवे है, जो इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। नीदरलैंड को वाटर मैनेजमेंट, बाढ़ नियंत्रण और मीठे पानी के स्टोरेज में दुनिया का लीडर माना जाता है। इस दौरे से मोदी कल्पसर प्रोजेक्ट के लिए डच इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। कल्पसर परियोजना के तहत समुद्र में एक विशाल बांध बनाकर मीठे पानी का स्टोरेज तैयार करने की योजना है, जो तटीय इलाकों में बहुत काम आएगा। नीदरलैंड के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास विजन है। मोदी अब वो समझौते कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का भविष्य बदल सके। This is another meeting with the Honorable Prime Minister, and one of the things that I was very impressed with when I met him the first time in the Vibrant Gujarat Forum was his detailed knowledge about the port sector and the importance of the transport sectors in driving economic progress. And he had a very specific knowledge about the port sector from his time as minister in Gujarat. So it's very seldom to meet leaders at this level that actually understands our industries. नीदरलैंड के पास सेमीकंडक्टर की भी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। सेमीकंडक्टर के बिना फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सकते, वर्तमान में भी पीछे हो जाएंगे। नीदरलैंड चिप बनाने वाली मशीनों का वैश्विक लीडर है। भारत तेजी से एक बड़ा ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। ये डील हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी थी। The last 10 years has been a notable acceleration in everything, in infrastructure, in technology, in consumer goods, also in the labor market and employment. So I think India is absolutely on the right track, and obviously that's under Prime Minister Modi's leadership. जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू की है, जिस तरह से ट्रंप ने यूरोप को टारगेट किया है, उसके बाद यूरोप भी अमेरिका के अलावा दूसरा मार्केट ढूंढ रहा है। नीदरलैंड के लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट है, जो अकेले नीदरलैंड के प्रोडक्शन सेक्टर को उठा सकता है। इस वक्त नीदरलैंड को भारत की ज्यादा जरूरत है। एक्सेलेंसी, भारत विश्व का सबसे युवा देश और विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ रही मेजर इकोनॉमी है। आप नीदरलैंड और यूरोपियन लीडरशिप की नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को भारत और नीदरलैंड के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। नीदरलैंड में मोदी ने हाथ मिलाया, वहां पाकिस्तान में मुनीर के हाथ जरूर कांपने लगे होंगे। भारत और नीदरलैंड डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया। इसके जरिए दोनों देश सैन्य हार्डवेयर, रिसर्च और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। मोदी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मुनीर ईरान और अमेरिका के बीच फंसा हुआ है। अब ईरान भी बोल रहा है पाकिस्तान से ना हो पाएगा।
और अमेरिका भी पाकिस्तान पर गुस्साने लगा है। मोदी इस वक्त ऐसी जंग जीतने में लगे हैं जो हिंदुस्तान को भविष्य में भी अजेय बना देगी। मोदी एक साथ दो फ्रंट पर काम कर रहे हैं। भारत में तेल की खपत कम करने की अपील की, विदेश में ग्रीन हाइड्रोजन डील कर रहे हैं, हिंदुस्तान में 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील कर रहे हैं, विदेश में सेमीकंडक्टर और एआई डील से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश में फ्यूज क्राइसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, विदेश में नई सप्लाई चेन पर समझौते कर रहे हैं। एक रास्ता बंद होता है तो प्रधानमंत्री मोदी नया रास्ता खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। एक लीडर जो आज में कल की तैयारी करता है, वर्तमान में भविष्य के लिए काम करता है, वो देश को कभी झुकने नहीं देगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या फर्क है? अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो उसका जवाब क्या होगा? सीधे पाकिस्तानी से सुनिए। इंडिया के अंदर इंसानों के ऊपर इंसानों की हुकूमत है। अब सोचिए जरा, ये कोई मतलब मजाक नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है कि ये सिलसिला जो है ये चल रहा है। तो शुक्र करें कि भाई आपके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, और शुक्र करें कि आप लोग आईएमएफ से कर्जा नहीं लेते, वरना जो चीखें आपकी निकाली जानी थी ना, वो हमसे पूछें, हमारी तो निकल रही है यार। कम से कम हम आपके बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं ना, हमसे पूछ ले। बाकियों की बात नहीं करता, बाकियों को तो खैर मतलब इतना नहीं बड़ा। पाकिस्तान सबसे टॉप पे चल रहा है, और इस वक्त जो पाकिस्तान में लोग रेट पे कर रहे हैं पर लीटर पेट्रोल के लिए, वो अमेरिका के बराबर है। पर कैपिटा इनकम हमारी बांग्लादेश से भी नीचे है, शायद अफगानिस्तान के आसपास हो। नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरा पूरा हो चुका है, अब बारी है स्वीडन की। नीदरलैंड से जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन स्वीडन के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, स्वीडन का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट ग्रिपेन प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने पहुंच गया। ग्रिपेन स्वीडन का सबसे एडवांस फाइटर है जो नाटो एयर फोर्स की ताकत भी है। ग्रिपेन को 24/7 रेडी जेट कहा जाता है। चाहे बर्फबारी हो या फिर बारिश, ग्रिपेन हर मौसम में लड़ने के लिए तैयार रहता है। ग्रिपेन कहीं पर भी लैंड कर सकता है, छोटी सी एयरफील्ड से टेक ऑफ कर सकता है। जब मोदी का प्लेन यूएई पहुंचा था तो वहां पर यूएई का F-16 फाइटर जेट मोदी को एस्कॉर्ट करने पहुंचा था। 2 दिन बाद जब पीएम स्वीडन पहुंचे तो यहां पर स्वीडन का फाइटर जेट ग्रिपेन सम्मान में आया। 12 साल में हिंदुस्तान को देखने का नजरिया कितना बदला है, इसका एक और सबूत देखिए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन स्वीडन में लैंड हुआ, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन उनके स्वागत में खड़े नजर आए। किसी भी देश की पहचान, किसी भी लीडर का वर्चस्व इस बात से तय होता है दूसरे देशों में उसका स्वागत कैसे होता है, कैसे उनका सम्मान होता है। नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर अलविदा कहने खुद नीदरलैंड के प्रधानमंत्री आते हैं। जब तक मोदी का प्लेन जाता नहीं है तब तक वो वहां खड़े रहते हैं। स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने खुद आते हैं, एयरपोर्ट पर खड़े होकर उनका इंतजार करते हैं। ऐसा सम्मान यूरोप में किसी और देश को नहीं मिलता है। ऐसा सम्मान पाने के लिए ट्रंप बेकरार रहते हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने मोदी को एयरपोर्ट में ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया। स्वीडन मिलिट्री का बैंड, स्वीडन आर्मी की स्पेशल यूनिट मोदी के स्वागत में खड़ी थी। स्वीडन के पीएम के खास आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा स्वीडन दौरा है। पहली बार 2018 में मोदी स्वीडन गए थे। अब 2026 में मोदी दोबारा स्वीडन पहुंचे।
प्रधानमंत्री मोदी कितने पावरफुल हैं, उनकी ताकत क्या है, ये स्वीडन के अंदर खड़े होकर उन्होंने स्वीडन के पीएम को दिखा दी। जिस तरह से मोदी को देखने के लिए भीड़ जमा थी, ऐसा नजारा किसी भी स्वीडन पीएम के लिए नहीं हो। भारत की शक्ति क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत का भविष्य क्या है, स्वीडन ने, पूरे यूरोप ने देख लिया। दो 2014 से पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया जब यूरोप के देश भारत के स्वागत के लिए लाइन लगाए खड़े हों। पहले ये सोच होती थी दूसरे देश जाएंगे तो कुछ मिलेगा। आज भारत के आने पर दूसरे देशों की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। मोदी आएंगे तो स्वीडन के साथ डील करेंगे, इसके लिए स्वीडन की हर कंपनी तैयारी में है। स्वीडिश कंपनियों को मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। स्वीडन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को भारत के विशाल मैन्युफैक्चरिंग स्केल के साथ जोड़ना चाहता है। स्वीडन को अपनी टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरों और आईटी एक्सपर्ट की जरूरत है। पीएम मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच टैलेंट एक्सचेंज और आसान होगा। इस दौरे के बाद पीएम मोदी स्वीडन में यूरोप की टॉप कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, ट्रंप स्वीडन से बहुत गुस्से में है। ट्रंप ने बाकायदा स्वीडन को धमकाया भी था, जिसके बाद से स्वीडन अमेरिका की जगह दूसरा मार्केट तलाश रहा था और उसको इंडिया जैसा बड़ा देश और मार्केट मिल गया। अब बात भारत को स्वीडन से क्या मिलेगा। भारत को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एआई और डिफेंस तकनीक की है। इन सभी सेक्टर में स्वीडन भारत के बहुत काम आ सकता है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजर मोदी के यूरोप दौरे पर है। जो झटका पाकिस्तान को मोदी के यूएई दौरे से लगा है, उससे अभी तक पूरा पाकिस्तान सदमे में है। इस्लामिक पाकिस्तान का गुरूर चकनाचूर हो गया है। उसको हमारा साथ देना चाहिए। हमारे ये कंट्री भी मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह, और वो दुबई भी हमारा सारे मुसलमान भाई है। और ये मोदी से मिलके जो ये कर रहे हैं ये गलत है। हम लोग, जबकि यही जहन है कि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत है। तो ये लोग अपना जो मजहब है, हिंदू मजहब, वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं और यूएई मना नहीं कर रहा है इस चीज को। आप ये देखो, यूएई और इंडिया जो आपस में इतना मिलकर चल रहा है ना, ये सारा सीन ये है कि मुस्लिम कंट्री खत्म करने की चीज जब बात हो रही है यहाँ पे। पाकिस्तान को या तो खरीदेंगे, जो कि खरीदा हुआ है मेरी नजर में, क्योंकि लोन वगैरह का उस पर खरीदा था, हाथ पैर बांधे हुए उनके। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर लड़े नहीं जाते हैं, गोली चलाना आखिरी ऑप्शन होता है। बिना गोली चलाए जो दुश्मन को हरा दे वही असली योद्धा होता है। जैसे इस वक्त यूएई से पाकिस्तानी भगाया जा रहा है, इंडिया का वेलकम किया जा रहा है। पाकिस्तान की एलीट क्लास पैनिक के अंदर है इस वक्त, और ये जो पैनिक बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। दुबई और यूएई में अपनी प्रॉपर्टीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट डाउन है। सस्ती बेच रहे हैं लेकिन बेच के निकलने के चक्कर के अंदर है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो यूएई जाकर एमिरेट्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं। हालांकि चाइना के जरिए पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि यूएई को रोका जा सके। सवाल यह है कि आखिर यूएई में ऐसा क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी एलीट को अपनी दौलत बचाने की फिक्र पड़ गई है। सालों से पाकिस्तान की सियासी और फौजी एलीट ने अपनी हलाल और हराम की दोनों कमाइयां जो हैं, दोनों किस्म की दौलत दुबई के अंदर पार्क की। लंदन के बाद अगर किसी जगह पाकिस्तान की रूलिंग क्लास का सेफ डिपॉजिट बॉक्स था तो वो दुबई था के ऊपर जोर है। लग्जरी अपार्टमेंट्स, ऑफशोर कंपनीज, शेल बिजनेसेस, फेक फ्रंटमैन मकसूद चपरासी टाइप, ठीक है, और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स। पाकिस्तान की इकोनॉमी लेकिन गिरती है, रुपया टूटता है, अवाम महंगाई के अंदर पिसती है, बेड़ा गर्क हो जाता है अवाम का, लेकिन एलीट का पैसा दुबई और गल्फ के अंदर ट्रांसफर होता है।
यूएई पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक इस्लामिक मुल्क नहीं है, बल्कि ऐसा देश है जो पाकिस्तान को भीख देता था, उधार देता था, पाकिस्तानी फौज को पालता था। लेकिन अब यूएई ने पाकिस्तान के सामने रोटी फेंकना बंद कर दिया, हिंदुस्तान के साथ समझौता कर लिया। यूएई और इंडिया, ये जो अभी इसके अंदर एग्रीमेंट हुआ है, इसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि यूएई भारत की सप्लाई चेन एनर्जी सेक्टर के हवाले से, तेल और गैस के हवाले से इसको कम नहीं होने देगा, इसको पूरा रखेगा और सस्ते दामों भारत को जो है वो गैस फराहम करता रहेगा। और जाहिर है जब भी किसी मुल्क के अंदर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है या कोई जंग हो जाती है तो उससे सबसे ज़्यादा जो बुनियादी चीज़ की ज़रूरत होती है वो यही होती है। अब चूँकि भारत के पास एक कैपेसिटी मौजूद है कि वो तकरीबन 29 से 30 दिन का वो ज़ख़ीरा रख सकता है ऑयल का, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान इतने ज़्यादा दिनों का जो ज़ख़ीरा है वो नहीं रख सकता। पाकिस्तान ने इस कैपेसिटी को कभी बनाया ही नहीं है। ये चीज़ जो है ये एक मुनफरिद है यूएई और भारत के हवाले से, और ये बिल्कुल हूबहू ऐसी ही है जैसे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान भी है। ये चीज़ हमने आपके सामने रखी है। भारत ने तेल गैस की सप्लाई रुकने नहीं दी है। देश में किसी भी तरह की कमी ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी नए रास्ते तलाश रहे हैं, नई संधि हो रही है। इसी का जवाब यूएई है। भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदता है, उसके बाद इराक का नंबर है। सऊदी अरब, यूएई, नाइजीरिया और अमेरिका से भी तेल खरीदता है। लेकिन अब भारत ने अपना रिजर्व ऑयल का कोटा बढ़ा दिया है। यूएई भारत के लिए स्ट्रेटेजिक फ्यूल संभाल कर रखेगा, साथ में भारत के लिए कभी तेल और गैस की सप्लाई रुकने नहीं देगा। फिलहाल देश में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बढ़ती हुई कीमत है। भारत में तेल की कोई कमी नहीं है। 60 दिनों के लिए कच्चा तेल है, 60 दिनों के लिए एलएनजी का पर्याप्त भंडार है। इसके अलावा देश में लगभग 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से इराक और सऊदी से आने वाला तेल कम हो गया है। इराक और सऊदी ने तेल का प्रोडक्शन भी कम कर दिया है। दुनिया के करीब 20% तेल का ट्रांजिट इसी रास्ते से होता है। वहीं रूस में भी ऑयल प्रोडक्शन कम हो गया है। जिस तरह से रूस के ऑयल डिपो पर ड्रोन हमले हुए हैं, उसके बाद रूस पर भी असर पड़ा है। तेल कम निकाला जा रहा है, तेल की सप्लाई कम हो रही है और तेल की खपत बरकरार है, जिसकी वजह से तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मई में भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल की कीमत $109 प्रति बैरल है। जितना महंगा तेल हो चुका है, उस हिसाब से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने दामों को कंट्रोल रखा है। लेकिन आगे हालात ना बिगड़े, इसके लिए कुछ सख्त फैसले जनता को करने होंगे।